ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओल्ड सिलेबस जो आता था उसमें 1 और 2 मिक्स करके रहता था, अब से अप्लाइड फिजिक्स हो गया है, तो अप्लाइड फिजिक्स 1 में जितना है वो सब हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फंडामेंटल यूनिट इसमें कौन कौन सा है। तो फंडामेंटल यूनिट टाइम भी है और मास भी है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए एंड सी। फंडामेंटल में 7 यूनिट्स आप लोग पढ़े होंगे, वो सब 7 यूनिट्स में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा। वेलोसिटी नहीं है क्योंकि इसमें मीटर पर सेकंड होता है, तो 2 यूनिट हो गया, तो दिस इज़ डिराइव्ड है, इसलिए इसका नहीं होगा आंसर। उसके बाद है वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। इसके बाद हुक्स लॉ है, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और कब तक ये प्रोपोर्शनल होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट भी याद रखना है। तो इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे देखिए वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग एक साइड लेना चाहें, कांस्टेंट अगर लाना है, तो देखो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन आ जाएगा, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन अ कांस्टेंट किसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए एडहेसिव फोर्स बताए थे कि 2 तरह का फोर्स होता है सरफेस टेंशन में, एक होता है एडहेसिव और दूसरा होता है कोहेसिव। कोहेसिव में क्या बताया थे कि को लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि सेम हो गया। तो सेम अगर ये होगा, सेम मॉलिक्यूल या सेम मटेरियल, तो कोहेसिव फोर्स लगेगा, और डिफरेंट होगा तो एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो एडहेसिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन पूछ रहा है, तो डिसिमिलर पार्टिकल इसका आंसर हो जाएगा, तो बी हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए ऑन इंक्रीजिंग अडल्टरिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एडल्टरिंग मतलब होता है मिलावट, किसी चीज़ में हम लोग कुछ और मिलाते हैं तो उसको एडल्टरिंग बोलते हैं। तो विस्कोसिटी में देखिए 2 चीज़ हो सकता है, या तो एडल्टरिंग में देखिए कुछ ऐसा चीज़ डालें जो उसमें सॉल्युबल हो, और दूसरा डाल सकते हैं कि इनसॉल्युबल हो। जैसे ये वाटर है, और ये वाटर अभी इसका कुछ विस्कोसिटी होगा, ईटा है मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसमें आप ऊपर से डाल दिए चीनी, तो चीनी जब डालेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसका विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग एडल्टरिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ होता है। लेकिन चीनी ना डाल के मान लो हम लोग इसमें एक पत्थर डाल देते हैं, तो पत्थर डालोगे तो क्या होगा कि इसका ईटा पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होता है, पत्थर जाके नीचे चुपचाप बैठ जाएगा। तो इसके आंसर में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज़ हो जाएगा अगर सॉल्युबल हो, अगर सॉल्युबल ये है मटेरियल तो इंक्रीज़ होगा, और अगर सॉल्युबल नहीं है तो रिमेन सेम होगा, इनसॉल्युबल। तो ये बोनस क्वेश्चन हो जाएगा आपको लोग के लिए। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंसेक्ट्स रन ऑन वाटर सरफेस, क्यों रन कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है वहाँ पे। विस्कोसिटी ऑफ वाटर के कारण नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर के कारण नहीं, स्पेसिफिक हीट के कारण भी नहीं। डेंसिटी भी आप लोग सोच सकते थे कि इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसमें देखिए जब भी सरफेस की बात हो रही हो तो डेंसिटी हम लोग तभी देखते हैं जब वो उसमें पूरी तरह डूब रहा है, तो लकड़ी डूबेगा कि नहीं, लोहा डूबेगा कि नहीं, वो सब होता है, तो उस समय हम लोग डेंसिटी देखते हैं। और जब सरफेस पे तर रहा है, जब मच्छी ये मान लो है कोई मच्छर बैठा हुआ है या फिर इंसेक्ट है, तो उस केस में हम लोग सरफेस टेंशन देखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है कि हीट ट्रांसफ़र जो जिसमें मीडियम की ज़रूरत ना हो, विदाउट मीडियम। तो हीट ट्रांसफ़र आप लोग पढ़े होंगे कि 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है, मटेरियल एक दूसरे से में टच होते हैं और उसके बाद इसमें से एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होता है। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि मटेरियल का भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ से हम लोग मान लो पॉट में गर्म करें, तो ये वाला गर्म होगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और जो ठंडा है वो नीचे आएगा, तो ये हो गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मूवमेंट होता है, कंडक्शन में मूवमेंट नहीं होता है मटेरियल का। और रेडिएशन में क्या होता है, वेव चलता है। जैसे मान लो सन है और ये अर्थ है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला और इसके थ्रू हीट आ रहा है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि द हीट ट्रांसमिटेड विदाउट मीडियम। तो सन और अर्थ के बीच में कहीं कहीं पे तो वैक्यूम भी है बहुत सारे स्पेस में, तो उस जगह पे
मीडियम नहीं है तो रेडिएशन से हीट आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पे ये पूछ रहा रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए अल्फ़ा बाई बीटा पूछ रहा है, तो हम लोग अभी अभी वीडियो में पढ़े थे कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3, ये रिलेशन है हमारा। तो इसमें पूछ रहा है अल्फ़ा बाई बीटा, तो अल्फ़ा बाई बीटा आप लोग कर दो यहाँ पे, तो अल्फ़ा बाई बीटा जब करोगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर दो तरह से हो सकता है। हम लोग को हीट पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स 2 में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो यहाँ अच्छी बात ये है कि वुड जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही है, हीट का भी है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बॉयल्स लॉ है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो अप्लाइड फिजिक्स 2 का है। बेंडिंग ऑफ लाइट भी अप्लाइड फिजिक्स 2 हो गया, हाइगेंस अब सिलेबस में ही नहीं है। पंपिंग प्रोसेस भी 2 का हो गया, हाइगेंस फिर से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कोफिशिएंट 3 तरह का होता है, एक अल्फ़ा हो गया, ये हो गया लीनियर वाला, बीटा हो जाएगा सरफेस वाला, और गामा हो जाएगा वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज़ इतना, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि गामा इज इक्वल टू 0.00015 है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ये गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा हो जाता है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा हम लोग निकालना चाहें तो गामा बाई 3 कर देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाई 3, तो 0.00015 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो यही आपका अल्फ़ा आ जाएगा। तो डिवाइड जब करोगे तो वो देखोगे कि आंसर आता है ये वाला, ये इसमें ये टिक किया हुआ ये गलत है। इसके बाद ये भी अप्लाइड फिजिक्स 2 का है, और ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, इन दोनों का डेफिनेशन देख लेना। और स्लाइड कैलिपर्स का है यहाँ पे, तो ये फार्मूला ये वाला यूज़ होता है इसमें, ये देख लेना फार्मूला, अगर पढ़े हो तो आएगा, नहीं तो छोड़ दो, इसको इग्नोर करो। और उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो इसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके थे, उसमें शियरिंग स्ट्रेस बाई शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन करना है तो वो मॉडुलस आएगा, और रिजिडिटी का है तो शियरिंग वाला डाल देते हैं। 3 तरह का हम बताए थे, बल्क था, एक शियरिंग था और एक यंग्स था। यंग्स में लेंथ लेते हैं, बल्क में लेते हैं वॉल्यूम, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब होगा तब उसमें वो लेते हैं शियरिंग। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अभी अभी एक वीडियो में डाले हैं, और उससे फॉर्मूला है जो dQ/dt वाला, वो लिख देना। और ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होता है इसमें। और कन्वेक्शन तब होता है जब ग्रेविटी प्रेजेंट हो, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं हो किसी ऑब्जेक्ट में तब उसमें कंडक्शन ही होगा, कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन ओरिजिनेट करने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टॉपिक आप लोग नहीं भी लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये वाला लिख देना कि लिक्विड में कन्वेक्शन से होगा, और डायग्राम बना देना। यहाँ पे होगा कंडक्शन, ग्रेविटी ज़ीरो हो तो लिक्विड में भी कंडक्शन हो सकता है, स्पेशल केस यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो नहीं है आप लोग के सिलेबस में। आइसोथर्मल हो गया, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट, तो आइसोथर्मल में हीट चेंज ना होता हो, हीट नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आइसोथर्मल उसको बोलेंगे। स्टोक्स लॉ वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टोक्स लॉ क्या बताता है, विस्कस फोर्स बताता है किस चीज़ पे, स्फीयर पे। स्फीयर पे किसी भी विस्कस फ्लूइड में उसका मूवमेंट हो रहा है v वेलोसिटी से, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो वो फोर्स लगता है 6 पाई ईटा RV, ये इसी को हम लोग स्टोक्स लॉ बोलते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी बता दिए थे, उसमें देख लेना। उसके बाद है
फोर्सेस, रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे और डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलेंगे? जो उसके शेप और साइज़ को चेंज करता हो, और रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे जो वापस अपने शेप में आ जाता हो। व्हाट हैपन्स व्हेन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड राइजेस? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन पढ़ लीजिएगा इसके लिए। यहाँ पे फिर से सरफेस टेंशन क्या है वो लिखना है। यहाँ पे सरफेस टेंशन, फार्मूला फॉर राइज इन कैपिलरी ट्यूब ये भी बता दिए थे, एसेंट फार्मूला जो था। और एसेंट फार्मूला के बाद ग्रेटर देन इतना 90 डिग्री होगा, तो इसमें कॉस जो 90 था वो उसको आप लोग कॉस 90 से बड़ा पुट कर लेना और देख लेना कि इक्वेशन में क्या होता है। और कॉस 90 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि ये कुछ ऐसा मेनिस्कस बनेगा, ऐसा ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताए थे ना, वो हो जाएगा इसका, वो देख लेना। एक्सेंट फार्मूला इसमें देखना है, एसेंट फार्मूला, एसेंट फार्मूला में 90 से ज़्यादा पुट कर देना है। और सरफेस टेंशन तो बता ही दिए थे। इसके बाद ये भी आप लोग में नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अ बॉल ऑफ रेडियस 2 mm इज मूविंग विथ वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन द बॉल। तो इसमें फिर से वही करना है, विस्कस ड्रैग मतलब विस्कस फोर्स हो गया। उसका फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा r इंटू वी। अब 6 पाई लिख दीजिए, ईटा का वैल्यू दिया हुआ है 20 पॉइज, पॉइज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS यूनिट है, CGS। ये हो गया 20 पॉइज इंटू 6 पाई ईटा हो गया, और r लेना है 2 mm दिया हुआ है, mm को आप लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, इंटू वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो बस इसको चेंज कर लो, तो जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा CGS में। और CGS में फोर्स का क्या यूनिट होता है? डाइन होता है। तो डाइन में आपका आंसर आ जाएगा, उसको बाद में न्यूटन में चेंज कर देना। तो ये भी क्वेश्चन इजी ही है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। 6 पाई ईटा RV विस्कस फोर्स का ये होता है फॉर्मूला। ये आप लोग में नहीं है, ये भी 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 नहीं है, बस इतना ही था। तो क्वेश्चन में इजी ही रहता है सब, देख लेना आप लोग। बाकी चैप्टर भी देख लेना, जो इसमें नहीं है वो सब भी देख लेना, जो हम येलो से टिक करके भेज दिए थे।